टेरर फंडिंग केस मामले में यासीन मलिक को ताउम्र कैद, 2 मामलों में आजीवन कारावास, साथ ही लगा 10 लाख का जुर्माना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के शहीदों को दी विनम्र श्रद्धांजलि, शहीदों की याद में 100 फीट ऊंचा फहराया तिरंगा, परिजनों से की मुलाकात। जसपुर में बिजली के पोल से टकराई यात्री बस, टायर फटने से हुआ हादसा, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। इंदौर पुलिस ने खोज निकाले चोरी के मोबाइल, 540 आवेदकों को सौंपे मोबाइल की कीमत करोड़ों रुपए। छत्तीसगढ़ में सरकार की योजनाओं से वंचित तुरिया जाति हक के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर, प्रदेश में 12% से ज्यादा है अनुसूचित जाति। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने शहीदों की याद में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर किसी के साथ न्याय हो रहा है। झीरम घाटी में शहीद हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, हम लोग झीरम घाटी श्रद्धांजलि को कार्यक्रम के रूप में आयोजित कर पाए हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि झीरम घाटी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के रूप में हम लोग इसे आयोजित कर पाए। एक बड़ा सुंदर पुस्तक आपने देखा होगा, आपको देंगे भी, उसका विमोचन भी हुआ और इस बहाने हमने उन पुण्य आत्माओं को याद भी किया और परिवार को अपने पास आने और उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम आपके ही हैं, आपके परिवार के ही हैं। इंदौर के रीगल स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर लगभग 540 गुम और चोरी हुए मोबाइल पुलिस कमिश्नर ने आवेदकों को सौंपे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने सिटीजन कॉप ऐप के जरिए लोगों के चोरी हुए मोबाइलों को तलाश कर फरियादियों को सौंपा है। वहीं इन मोबाइलों की कीमत लगभग करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच लगातार सक्रिय हैं और इस सक्रियता से तमाम उन शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है जो पिछले दिनों प्राप्त हुई हैं। इस कड़ी में लगभग पिछले दिनों कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें बहुत सारे मोबाइलों के गुम होने संबंधी शिकायतें थी और इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए लगभग 540 मोबाइलों को पुलिस ने न सिर्फ प्राप्त किया बल्कि उनके जो भी धारक हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्हें आज 550 के आसपास जो मोबाइल थे उन्हें प्रदान किए गए। खास बात ये थी कि मोबाइल यहीं पर नहीं बल्कि 8 से 10 अलग अलग राज्यों में मिले। मुख्य तौर पे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में अलग अलग जगहों पे मोबाइल थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता से जहां भी मोबाइल गुम हुए थे वहां से इनको रिकवर किया और एक बड़ी संख्या में इन मोबाइलों को, लगभग जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, उन मोबाइलों को उनके जो भी शिकायतकर्ता है उन्हें प्रदान किया। इसमें मुख्य तौर पर क्राइम ब्रांच से जो एडिशनल सीपी हैं और राजेश और मुख्य तौर पर जो डीसीपी क्राइम है, इनकी पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। डीसीपी निमीश है, उनके नेतृत्व में लगातार टीम ने तीसरी बार ऐसा किया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि। और मुख्य तौर पे ऐसे मामले, हालांकि इनका अलग अलग हम देखें तो प्रतीकात्मक महत्व ज़्यादा है, लेकिन मुख्य तौर पे लोगों की इसमें मोबाइल के महत्वपूर्ण होने के कारण है कि उनके बहुत सारे डाटा और बहुत सारी निजी जानकारियाँ उसमें रहती हैं, संग्रहित रहती हैं, इसलिए उनका खो जाना व्यक्ति की निजी डायरी के गुम हो जाने जैसा होता है। इसलिए बड़ी संख्या में मोबाइलों को दे जाने से तमाम जो धारक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनमें इसको लेकर के काफ़ी प्रसन्नता है। अभी तक टोटल कितने मोबाइल पुलिस बांट चुकी है सर? छत्तीसगढ़ में 12% से ज्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है, जो अपने हक के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, जिसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक सेटलमेंट के दौरान तुरिया जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रखा गया, जिसके कारण वो सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने कहा है कि 1952 के अभिलेख के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पूरी तुरिया जात में तुरी और तुरिया तो एक ही जाति है, पर हमारा जाति प्रमाण पत्र अभी तक बना नहीं है। मांगते हैं
बनवाने के लिए कोशिश किए तो उसमें सेटलमेंट मांगते हैं। सेटलमेंट में किसी वजह से दादा परदादा लोग की वजह से तुरिया लिखा गया है। असल में हम लोग तुरी जाति हैं और तुरिया एक ही जात के हैं और एक ही जाति भी है। पर अभी तक जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है क्योंकि सेटलमेंट में तुरिया लिखा गया। 9 पास कर चुकी हूँ, 10वीं आ गई हूँ। आज तक हम लोग का छात्रवृत्ति नहीं आया है, पहली से 10वीं आ गई हूँ। हम लोग का जाति की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। तो तुरी है पर तुरिया लिखा गया है, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। ये तुरिया और तुरी जाति जैसे ये एक ही जाति के हैं, लेकिन क्या है कि जो तुरी जो जाति है वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है और तुरिया जाति भी एक ही जाति के वर्ग हैं, लेकिन ये सामान्य जनरल में डाल दिया गया है। जबकि आपका ये पूरा छत्तीसगढ़ में आपका 2007 में संशोधन पास के जरिए 44 नंबर क्रमांक सर्वे क्रमांक में आपका तुरी जाति अंकित है और इसी के अंतर्गत जहाँ सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरगुजा, जसपुर, कोरिया, राजनांदगांव इतने क्षेत्रों में सभी जगह जो सेटलमेंट में तुरी जाति है उनका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है और जिनके में जो तुरिया जाति सेटलमेंट लिखा हुआ है उसमें ये सरगुजा में तुरी इस जाति के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और शासन की गलती के कारण ये, जबकि अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं और इनको अनुसूचित जाति की मान्यता है छत्तीसगढ़ में, मगर सरगुजा जिले में प्रशासन की लापरवाही के कारण और उच्च अधिकारियों को ध्यान न देने के कारण इनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके जाति में निवास में ये बहुत बड़ी त्रुटि आ रही है और इनका कहीं भी जाति और निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के नाम पे न बन के सामान्य श्रेणी में बन रहा है। तो मैं निश्चित रूप से इसको बहुत बड़ी शासन की एक लापरवाही और चूक मानता हूं और सरगुजा के कलेक्टर प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेकर और इस त्रुटि को दूर कर और इस जाति के तुरिया जाति के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है और उसमें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है ये सर्वविदित है और इसमें जो सूची में जो जाति है उसी जाति को उसका विहित प्रमाण पत्र जारी होता है और यदि कोई जाति उसमें छूटा हुआ है तो फिर उसमें उसका प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता है। बहुत सारे लेकिन जातियों के नाम लगातार जुड़ते रहते हैं, संशोधन भी होते रहते हैं। तो वर्तमान में यदि नहीं है तो अभी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन यदि उसमें संशोधित होकर के आता है तो फिर उसमें बनने की कार्रवाई की जाएगी। रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। साथ ही बस का टायर भी फट गया, जिसमें एक यात्री की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 यात्री आग में झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालाघाट के गांगुलपरा घाटी सड़क दुर्घटना हो गई, जहां कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना स्थल पर डायल 100 ने पहुंचकर सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। अशोकनगर के बड़े ब्रिज पर भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जब बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक युवक का नाम रंजीत कुशवाहा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा प्रभारी और गुना सांसद केपी सिंह यादव, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवा, चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना मौजूद रहीं। आपको बता दें कि प्रेमश्री गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। ये जो है हमारे आज़ादी का 75वां महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, देश बदल रहा है, नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जो 75 साल में नहीं हुआ वो आज आप देख रहे हैं ना। गरीबों को पक्के मकान मिले क्या इन 70 सालों में? लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को
ग्रामीण क्षेत्र में गैस के चूल्हे मिल रहे हैं, एक एक गांव तक, एक एक घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंच रहा है, गरीबों तक कई केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, तो ये पहली बार ही देखा है ना। तो इसी तरह मैं एक शिक्षित सांसद हूँ। जब मैंने अपने लिए संविधान की मूल प्रति ली तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने कलेक्टरों को भी संविधान की मूल प्रति देना चाहिए। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए देपालपुर में आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई। आपको बता दें, लॉटरी पद्धति के माध्यम से कुल 108 सरपंच प्रत्याशियों का आरक्षण हुआ। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं देपालपुर जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए अनारक्षित महिला का आरक्षण हुआ है। आज देपालपुर जनपद पंचायत के सभा कक्ष में देपालपुर जनपद के 108 सरपंच पदों की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न की गई है। इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मान से 21 पद आरक्षित किए गए हैं और उन 21 पदों के विरुद्ध 11 पद महिलाओं के आरक्षित किए गए हैं। हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जनसंख्या के मान से 6 पद सरपंच के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और उन 6 पदों में से 3 पद 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। हम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं और इन 27 सरपंच पदों में से 14 पद 50% से थोड़ा ज़्यादा महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए हैं। और अनारक्षित के हमारे यहाँ बचते हैं 54 पद। उन 54 पदों में से महिलाओं के 27 पद हमने आरक्षित किए हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो कुल 108 पदों में सरपंच पदों में 55 महिला हेतु आरक्षित हमने किए हैं। देवास के हाट पिपलिया क्षेत्र में मामूली बात पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें, दोनों के बीच खाना न बनाने की बात को लेकर विवाद छिड़ गया, जहां आरोपी पति ने मोंगरी से महिला के सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने शव को कुएं में फेंक दिया। वहीं बीच बचाव करने आई बेटी को भी गंभीर चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना हाट पिपलिया है। इसका मामला है, एक दिनेश माली है, इसने अपनी पत्नी है जो 40 वर्षीय यशोदा माली, उस पर खाना बनाने की बात को लेकर कुछ विवाद हुआ तो उसने अपनी पत्नी की मोगरी मारकर हत्या कर दी है और उसमें पुलिस द्वारा जो 302 का अपराध कायम किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसमें जो भी विवेचना चल रही है उसमें जो भी कार्रवाई होगी बताने की। जबलपुर की ग्रीन सिटी में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। आपको बता दें, 2 दिन पहले करीब 9 लाख की चोरी हुई थी, जिसके आरोप में एक युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। वहीं एएसपी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा सोने चांदी के आभूषण, ये पकड़ाया है। एक सूने घर में चोरी हुई थी 20 तारीख को। वो बाहर गए हुए थे, जब वो आए तो पता चला कि उनके घर पे नकबजनी हो गई है। और थाना माड़ोताल में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये चोर जो निकला ये शकील नाम का था और इसके साथ एक अपचारी बालक था। चोर सिर्फ जबलपुर में ही चोरी नहीं करता, भोपाल में भी उसने चोरी की हुई है, उसके भोपाल में भी लिंक है और अभी ये वर्तमान में तिलवारा में रहता है। और इसके पास से ये बहुत सारा सामान मिला है, करीबन 23.5 तोले सोना है ये। इसकी आज की कीमत जो है 13 लाख रुपए है। और चांदी का भी सामान मिला है। इसने ताला जो है अपने रॉड से तोड़ा था, वो रॉड भी जब्त की गई है। और ये फिर से जो है वहाँ चोरी करने की लिए रैकी कर रहा था, तभी पकड़ाया है ये। और इसकी एक खासियत है कि इसकी कमर में एक पट्टा बंधा हुआ है, जो जिस पुलिस ने जो पहचान की है, इसकी कमर में चोट है जो कि वो पट्टा बांधता है, तो उससे पता चला कि यही चोर है, क्योंकि आसपास देखा गया था। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में पानी की समस्या को देखने को मिल रही थी, जिसके लिए एक बोरिंग कराई गई है। साथ ही अधिकारियों को साफ सफाई के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। काफ़ी कुछ डायरेक्शन दिए गए इसका पूरा इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली बरसात के पहले जल भराव ना हो मेडिकल कॉलेज में भी। उसमें काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं, हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स, हमारी न्यू हॉस्टल्स और
बहुत सारे वार्ड्स है ना बन रही है, मतलब उसके कारण है ना कोई जलभराव ना हो, उसके लेकर है ना डायरेक्शन दिए गए PIU का PWD का दोनों डिपार्टमेंट को कि अपना काम है ना नेक्स्ट है ना 15 से 20 डेज़ के अंदर कहते हैं ना नाले की सफाई के हिसाब से, सीवर लाइन के ना सफाई के हिसाब से ना सुधारे। इसके अलावा अभी है ना PWD को एक डायरेक्शन दिए थे कि 1 वीक के अंदर है ना सभी वार्ड्स में, सभी प्लेसेस में ना टोटी है, मतलब कितने भी लगी हुई है, मतलब है ना टूट फुटाएँ लीकेज हो रही है, उसको 100% सुधारने के लिए आज हम लोगों ने एक E&M का भी हम लोग ने निर्देश दिया है कि सारे लाइट्स हैं कहीं भी कोई भी जगह पे अंधेरे ना रखें, कहीं लाइट्स बंद है या फिर लाइट्स की है ना इंटेंसिटी काफ़ी कम है, सो अंधेरा टाइप का है, वो पूरा 100% है ना बदलने के लिए डायरेक्शन भी दिए हैं। इसके अलावा अटेंडेंस के ना फैसिलिटीज़ के लिए आज निरीक्षण किए, नगर निगम के द्वारा रेन बसेरा चलाए जाना है। ऑलरेडी वो 3 बिल्डिंग्स हैं, उसका बेड की कैपेसिटी हमको बढ़ाना है, ऑलमोस्ट है ना हम 100 और एडिशनल है ना बेड्स डाल देंगे, सो दैट कितने भी अटेंडेंस आ रहे हैं उनको है ना अच्छे से ना रहने के लिए व्यवस्था होगी। जसपुर के पत्थल गांव में भारतमाला सड़क परियोजना का जमकर विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनसुनवाई की गई, जिसमें ग्रामीणों और कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने इसका जमकर विरोध किया है। आपको बता दें, इस परियोजना के तहत रायपुर से धनबाद तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसकी लंबाई पूरे छत्तीसगढ़ में 670 किलोमीटर है। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं भारतमाला सड़क योजना का, क्योंकि इसमें जो सड़क आ रहा है इसमें हमारी पूरी ज़मीनें जा रही हैं। हम खेती किसानी के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हमारे पास खेती किसानी ही नहीं रहेगा तो हम किसके सहारे जीवन यापन करेंगे? हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? पैसों से केवल पूरा जीवन नहीं जिया जा सकता है। पैसा कितना दिन के लिए हमारे पास रहेगा? पैसा हमारे पास कुछ ही दिन के लिए रहेगा, लेकिन हम पैसों से ज़मीन फिर से नहीं खरीद सकते, फिर से हम अपना घर वापस नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम सड़क माला परियोजना का पूरा विरोध करते हैं। हम लोग भारतमाला रोड का इसलिए विरोध कर रहे हैं, जन सुनवाई में हमको बिना बताए बिना कहे किसान को, सारे किसान को बिना बताए बिना कहे ज़मीन को अधिग्रहण करके उसका मुआवजा राशि भी डाल दिए, उसके बाद में जन सुनवाई कर रहे हैं। और इसमें किसानों की ज़मीन तो जा रही है, कुछ जैसे ग्राम पंचायत गाला में 30 किसान की ज़मीन जा रही है, लेकिन ग्राम पंचायत गाला में 3000 माने लोग निवास रहते हैं, तो 3000 लोगों का स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि रोड बनेगा तो उसमें पेड़ पौधा पूरा कटेंगे। हमको ज़मीन वाले को तो मुआवजा मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो बाकी जो बच्चे हैं बासिंदे, उनको तो शुद्ध हवा और पानी नहीं मिल पाएगा, तो पेड़ पौधे कटने के कारण भी ना अस्वस्थ होंगे। इसलिए भी हम लोग मैंने पूरा जोर शोर से मैंने विरोध कर रहे हैं। प्राप्त हुआ जिसमें इन्होंने लिखा है, इनके महाप्रबंधक ने, कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए इन्होंने भूमि अधिग्रहण कर लिया है और भूमि इसका जो प्रोजेक्ट है इसका टेंडर भी कर दिया है। तो जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसमें साफ साफ प्रावधान है कि जहाँ भी आप ज़मीन लेंगे, जिस भी गांव की ज़मीन लेंगे, उस ग्राम सभा की 80% लोगों की आपको सहमति आवश्यक है। तो इनके प्रोजेक्ट में जो भी गांव आ रहे हैं, किसी भी गांव के सरपंच को और वहां के नागरिकों को इन्होंने सूचना नहीं दिया है, और भूमि अधिग्रहण किसका किया है और कितना किया है और क्या मुआवजा देंगे, ये इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। और आज ये जन सुनवाई जो है इन्होंने पर्यावरण के नाम से किया है, जबकि इनको चाहिए था कि भूमि अधिग्रहण करने से पहले सभी ग्रामवासियों से जिसकी ज़मीन जा रही है, घर जा रहा है, पेड़ जा रहा है, उसे सहमति लेना चाहिए था, उस ग्राम सभा से अनुमोदन कराना चाहिए था। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की जनसुनवाई बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सभी ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने इसके समर्थन में बात कही है। सर, ये भारतमाला रोड कितने किलोमीटर का परियोजना है? 87 किलोमीटर का परियोजना है ये, जिसमें 3 जिले हैं। ये कोरबा से निकले, कोरबा और उर्गा से पत्थल गाँव तक का है, जिसमें 3 जिले शामिल हैं, कोरबा, रायगढ़ और जसपुर, जिसमें जसपुर का मात्र 12 किलोमीटर क्षेत्र आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल का असर खंडवा जिले के पंधाना में भी देखा गया है। लिहाजा महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों ने घूम घूम कर खिलौने संग्रह किए हैं। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए जन सहयोग से खिलौने और अन्य वस्तुएं संग्रहित करने का कार्य खिलौना बैंक के जरिए किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि लोग स्वेच्छा से आगे आए और अपने घरों में जो भी खिलौनों का उपयोग नहीं होता है वो हम लोग को दें, और उसके बाद में वही खिलौने हम हमारे बच्चों को उपयोग में लाने के लिए।
खबर पृथ्वीपुर से, जहां सड़क किनारे बकरी चरा रही महिला को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झांसी मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा जिले की जनपद पंचायत पंधाना में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई है, जहां 84 ग्राम पंचायतों का आरक्षण किया गया है, जिसमें 7 अनुसूचित जाति में से 3 महिलाओं के लिए हैं। वहीं 42 अनुसूचित जनजाति में से 21 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही 35 अनारक्षित वर्ग में 18 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह, सीईओ संजय तिवारी, पंचायत इंस्पेक्टर एएस तंवर सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सरदारपुर जनपद पंचायत के सभाकक्ष में आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 95 सरपंच के पदों के लिए आरक्षण किया गया है। इस दौरान एसडीएम वीएस कलेश, एसडीओ पीआरएस मेड़ा समेत ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं कुल पंचायतों के आधार पर 50% आरक्षण महिला पद के लिए आरक्षित किया गया है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो सरदारपुर जनपद क्षेत्र के लिए आज पंच और सरपंचों की आरक्षण की प्रक्रिया होना थी, वो आज पूरी की गई, जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रक्रियाओं का पालन कर पूरी की गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नगरपालिका के कर्मचारियों ने काम ठप करने की चेतावनी दी है। दरअसल कर्मचारियों का कहना है कि संविदा के कार्ड जारी किए गए थे, मगर अब उसे असंकालिक बताया जा रहा है, जिनमें माली, सफाई कर्मी, पंप ऑपरेटर और मेंटेनेंस का काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। वहीं मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। मेरा नाम महेश राठौर, मैं 12 साल से मेंटेनेंस काम कर रहा हूँ नगर पालिका में। पद क्या है आपका? मेंटेनेंस में प्लान मेंटेनेंस। तो आप आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? 7 साल से कोई वेतन नहीं बढ़ा, और पहले हमारी अंशकालीन की बहाली चलती थी, संविदा की जो हमारे पास कार्ड है उसके संविदा के। कोई अधिकारी उस पे अंशकालीन लिख गया, हमें पता नहीं है कौन लिख गया, और उससे वो चलती रही 7 साल से हमारे पैसे नहीं बढ़े इसमें। और कुछ लोग तो 20-20, 25-25 साल हो गई, मेरे को 15 साल हुए हैं इसमें करते। कुछ लोग तो मरने की कगार पे बैठे हैं, इनका कुछ भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा इसमें अधिकारी से पूछते हैं तो आश्वासन देते रहते हैं। मेरा लक्ष्मण सिंह बुंदेला, पंप ऑपरेटर हूँ। मुझको 12-13 साल हो गई है काम करते हुए, और मेरे जो कर्मचारी हैं वो 5,051 में 7,000 में लगे हुए हैं। 7 साल इनका वेतन नहीं बढ़ा है। एक बार 500 रुपये लगाए थे तो वो भी मतलब प्रमोशन की जगह हमारा डिमोशन कर दिया गया है। पहले संविदा पे थे, अब हमको अंशकालीन कर दिया गया है, और हमको पता भी नहीं पड़न दिया फाइल में। अब हमको कहते हैं आप बंधु मजदूर किसी भी टाइम हटा देंगे हम। अब ये लोग हटा देंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे। सरगुजा में आपत्तिजनक हालत में नाबालिग का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में पति पत्नी को रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के जुर्म में उन्हें जेल भेजा गया है। वहीं मृतक की बड़ी बहन ने कहा है कि आदिवासी की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या की गई है। साथ ही उसने कहा कि यही दुष्कर्म किसी बड़े घर की बेटी के साथ हुआ होता तो न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से आदिवासी पर अत्याचार, बलात्कार, हत्या, रेप घटना हो रही है, और इस सरकार में उनके मंत्री पार्टी मना रहे हैं और कोई चिंता करने वाले लोग नहीं है। एक हमारी बेटी जो अपने भविष्य गढ़ने के लिए काम की तलाश में अंबिकापुर गई थी, और सबसे दुखद बात यह है कि इस गांव में पंचायत में काम भी नहीं है, काम के बाद लोग प्लान कर रहे हैं, और उस प्लान की स्थिति में वहाँ पे इस तरह से हत्या भी हो रही है। तो ये सरकार की नाकामी है, और लगातार जिस तरह से माँ बहनों का यहाँ पर हत्या ही हो रही है, रेप हो रहा है, और सरकार पिकनिक मनाने में व्यस्त है। बड़ा दुखद है। अब चाहे बस्तर की बात करें या सरगुजा की बात करें, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। इसकी बेइज्जती होगी जब मेरी बहन का रेप और मर्डर हुआ है। हम लोग बता रहे हैं, देखने से ऐसा लगता है उसके जांघ में पूरा ब्लैक पड़ गया था। इसका मतलब तो यही होगा ना कि उसके साथ कम से कम 3-4 लोग पुरुष रहे होंगे, उसके साथ ज़बरदस्ती किए होंगे जी। और ये यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में हुआ है, शायद इसलिए भी होगा क्योंकि अगर शहर में होता, किसी बड़े मंत्री या एसपी की रिलेटिव होती, तो अभी तक ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो चुका होता। उसके लिए उसी दिन कैंडल मार्च निकल गया होता, मसाल चल गया होता। देखिए, कल हम लोग अंबिकापुर आए थे
कार्यक्रम था। आज युवा मोर्चा का संभागीय बैठक भी है, उसी में हम सब लोग आए हुए थे। हमारे श्री महेश गागड़ा जी पूर्व मंत्री हैं, विधि मंत्री भी रहे, वो भी आए थे। हमारे प्रदेश के मंत्री राकेश यादव भी आए थे। और हम लोगों को जो 23 को घटना घटी, उड़ुमकिला की एक बेटी 17 साल की जो 12वीं पास थी और 12वीं पास करके आगे वो पढ़ना चाहती थी, कॉलेज करना चाहती थी और इसलिए मजदूरी करने के लिए अंबिकापुर वो गई हुई थी कि कुछ पैसा वो कॉलेज के लिए मतलब कमा लेगी। और इस बीच में उसके साथ जो घटना घटी कि उसका डेड बॉडी खेत में वो भी अर्धनग्न अवस्था में मिली, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। करते हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पर शिकायत प्रस्तुत की गई।